camera absolutely loves her. Right, at the moment with us, we've been, I think we made him wait. We must apologize to him. We have, I mean, this was really and truly lovely. I mean, absolutely lovely. You know, when somebody like this, like Mahalakshmi Iyer sits in front of you, you forget about everything else. Exactly. This is far more important than anything else. That's my opinion. At the moment, with us from the Bharatiya Janata Party, we have Shailesh Pandey ji. Shailesh Pandey ji, namaskar. Shailesh Pandey ji, I don't think he's got, he can hear us. Shailesh Pandey ji. हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर, जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पहले तो आपको माफी, वो महालक्ष्मी अय्यर जी बड़ी मुश्किल से मिली, उसके बाद अभी अभी उनको वो फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, एक और फिल्म फेयर अवार्ड मिला, एक और नेशनल अवार्ड मिला, तो आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा, इसके लिए माफी। सर ये बताएं। नहीं कोई बात नहीं, मैं भी उनको सुन रहा था। क्या बात है, बधाई हो, उनके बहुत क्या बात है, सुरीली आवाज है उनकी। और वो जो सुबह सुबह जो सरस्वती वंदना गाती हैं, आए हाय मजा आया था सुन के। सर ये बताएं शैलेश पांडे साहब कि ऑर्गेनाइजर में बार बार ये आ रहा है कि भैया, जो भी विश्लेषण आ रहा है कि भैया भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर पुनः अपना जो करार है अजीत दादा पवार के साथ दोबारा देखना चाहिए। सर ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ चल रहा है क्या बीजेपी में अभी, पांडे साहब? देखिए ये ऐसा अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे जी को, अजीत पवार जी को साथ में लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी जिसको भी साथ में लेती है उसका साथ आखिरी दम तक निभाती है, जब तक कोई और ना चाहे। और अभी भी हमारी जो भूमिका है वो स्पष्ट है कि हमारे जो साथी हैं वो और हम एक साथ है। और अभी अभी मैं आपको बताऊंगा कि षण्मुखानंद हॉल में हमारे महायुति की एक जाहिर सभा हुई थी, इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता और महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री, इन तीनों ने एक साथ महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारियों की जो जाहिर सभा हुई, इस जाहिर सभा में उन्होंने आह्वान किया कि हमें लोकसभा की बातों से सीख लेते हुए हमें विधानसभा के चुनाव की तैयारी में कमर कस के जुट जाना चाहिए। और ये जो लोकसभा में भी बातें हुई हैं, रिजल्ट आया है, वो वोट ऑफ परसेंटेज या जो वोटिंग हुई है, मामूली फर्क हुआ, उस मामूली फर्क के अंतर में ये सारे सीटें हमारी कम हुई, जिसका हमने उस पर चिंतन किया, मंथन किया, हम अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। और साथ ही जिस प्रकार से इंडी अलायंस में आज एक अकेले मोदी जी को हराने के लिए, एक अकेले भारत माता के सुपुत्र, जो भारत माता को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जो 2047 तक भारत को संपूर्ण विकसित भारत बनाना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास जिन्होंने 10 सालों में किया, उनको हराने के लिए 27 दल एक साथ आए। और वो भी ऐसे दल कि चोर चोर मौसेरे भाई, जो एक दूसरे की खिलाफत करते थे, जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते थे। कल तक केजरीवाल कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी और वाड्रा को जेल में डालने की बात कर रहे थे, और यही कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी कह रही थी, समाजवादी पार्टी को भ्रष्टाचारी कह रही थी। यही ममता बनर्जी कांग्रेस को और कम्युनिस्ट पार्टियों को पानी पी पी कर गाली देती थी। आज सांप और नेवले एक साथ आए, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने कुकर्मों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। पांडे जी, राहुल गांधी जी का कहना है कि मोदी साहब इन्फ्लेशन, प्राइस राइज और रोजगार को प्रोवाइड नहीं कर पाए। बोले आज भी आप देखो मुंबई में
जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा एयर इंडिया में कुछ 2000 के नौकरी थे तो 50,000 लोग खड़े हो गए। भरूच में कुछ वही 1000 के आसपास नौकरी थे तो कितने लाख लोग जमा हो गए। यूपी में कह रहे हैं कि 60,000 कांस्टेबल के नौकरी का वैकेंसी था, 50 लाख इकट्ठा हो गए। तो सब जगह भीड़ के भीड़, भीड़ के भीड़, भीड़ ही भीड़ दिख रहा है। तो क्या मोदी साहब रोजगार प्रोवाइड करने में असफल रहा? आपका बीजेपी सरकार, बीजेपी एनडीए सरकार रोजगार प्रोवाइड करने में असफल रहा हर जगह, क्या क्या कारण है? बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार रोजगार देने में अपने वादे पर खरी उतरी है। जहां जहां जिस तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने की बात देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे एनडीए की सरकार ने कही थी, हमने उस पर खरे उतरे। हमने सरकारी नौकरियां भी दी, हमने डेवलपमेंट के जरिए जहां जहां भी हमने हाईवे बनाए वहां पे क्या रोजगार उपलब्ध नहीं हुए, जहां पे हमने कॉरिडोर्स बनाए वहां क्या रोजगार उपलब्ध नहीं हुए, जहां पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया देश के अनेक भागों में वहां पर हमने रोजगार को विकसित करने का काम किया। हमने एक नई परिपाटी शुरू की, पर्यटन उद्योग, और उस पर्यटन के माध्यम से भी हमने हर क्षेत्र में, हर छोटे छोटे तीर्थ क्षेत्रों में, हर छोटे छोटे जो पर्यटन क्षेत्र है वहां पर भी हमने वहां के स्थानिक लोगों को रोजगार मिलने में मदद की। हमने स्वयं रोजगार, महिला बचत गट के माध्यम से हमने लोगों को रोजगार दिया, वो भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में, नगर पालिका के क्षेत्र में हो, चाहे महानगर पालिका के क्षेत्र में हो। हम राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक, गांव से लेकर शहर तक, दिल्ली तक, दिल्ली से दिल्ली तक हमने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया। लेकिन आज ये जिस प्रकार की भीड़ आप देख रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, बड़े दुख मन से मैं कह रहा हूं नामबिहार जी, कि देश में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हम जनसंख्या विस्फोट की ओर जा रहे हैं। और आने वाले समय में सरकार भी इस पर कोई कठोर निर्णय लेगी, मुझे ऐसे पूरा भरोसा है। और सरकार को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। जनसंख्या कानून के तहत जनसंख्या पर नियंत्रण करना अत्यावश्यक है। इस देश के अंदर हम देख रहे हैं जिस तरह से 15 करोड़ का घुसपैठिए बांग्लादेशी, म्यांमार, रोहिंग्या घुसे हुए हैं, वो कहीं न कहीं हिंदुस्तानियों का हक मार रहे हैं। हमें यहाँ पर एक चीज है पांडे साहब, जो अभी आपने बात कही उसके ऊपर मैं थोड़ा सा, प्रदीप जी अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन एक सेकंड मैं आपसे थोड़ा सा रोकूंगा आपको। आपने जो रोहिंग्या की बात करी ना, अभी जो जम्मू के अंदर जो अटैक हो रहे हैं ना, इकट्ठे लाइन से कोई 6 के 7 आतंकवादी हमले हुए हैं, और वो आ रहे हैं बिल्कुल जो बॉर्डर के साथ जो सटे हुए गांव हैं सर, वहां पर रोहिंग्या को उनका पुनर्वसन किया हुआ है। अब आप मुझे बताइए वहां पर एक्शन कब होगा सर? ये संगीन मामला, बहुत बहुत खतरनाक मामला है ये। बॉर्डर के साथ जो सटे हुए गांव हैं जम्मू में, और सामने सियालकोट का बॉर्डर है पाकिस्तान का, वहां पर तकरीबन 70% रोहिंग्या हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। हम लोगों ने बसाया उनको वहां पे। तो आप मुझे बताइए उनके ऊपर एक्शन कब होगा सर? वहां से उठा करके आपने बसाना कहीं और भी साथ बसा दीजिए। यहां पर क्या है? और वैसे भी बसाने का कोई मतलब बनता नहीं है। मुझको ऐसा लगता है उनको वापस बर्मा भेजना चाहिए। ये मेरा ये वेरी फ्रैंकली ये मेरा विचार है। सर बताएं। जी बिल्कुल योग्य बात कहे आपने, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ राजीव जी। और मुझे भी इस बात की बड़ी चिंता है, और मुझे ही क्या, प्रत्येक जो देशभक्त नागरिक है हिंदुस्तान का, उसको ये चिंता है कि कहीं न कहीं ये जो हो रहा है, ये भारत हमारे देश के साथ, मैं तो इसे एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी कहूंगा। क्योंकि देश के अंदर जिस तरह से रोहिंग्या अलग अलग भागों में रह रहे हैं, मैं तो इतना भी कहता हूं कि जो बात हम लोगों को बताना चाहते थे और विरोधियों ने उसको गुमराह करने की कोशिश की, विरोधियों ने हमें हिंदुत्ववादी कहकर उसको रोकने की, गुमराह करने की बात कही, और आज भी मैं छाती ठोककर दावे से कहता हूं कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये सही में ये वही गजवाए हिंद बनाने वालों का ही षड्यंत्र है। ये पीएफआई का षड्यंत्र है। ये उन कट्टरपंथियों का षड्यंत्र है कि देश के जो बॉर्डर के इलाके हैं, देश के वो हिस्से हैं जहां पर ये रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को ये पूरे प्लानिंग के साथ प्लान किया जा रहा है, और प्लान करके हिंदुस्तान की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश राहुल गांधी
और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार इस पर जल्द से जल्द कठोर कदम उठाएगी। हम देश की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देंगे। हम इनके जो वोट जिहाद किया है इस बार, उसको हम सफल नहीं होने देंगे। हम इनके जो देशद्रोह के इरादे हैं उसको हम चकनाचूर किए बिना हम चैन की सांस नहीं लेंगे। शैलेश पांडे जी, राहुल गांधी जी का कहना है कि दूध, दाल, सब्जी, गैस, टोल टैक्स, हर चीज महंगाई इस प्रकार से आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए। फूड आइटम्स हो, अनाज हो, दाल हो, सब्जी है, 30% के आसपास इंक्रीज हो गए। मोदी जी फेल हुए। आजकल वीडियो कांग्रेस वाले निकाल रहे कि सब्जी मार्केट में गए थे सब्जी खरीदने, सब्जी इतना महंगा था कि सिर्फ मिर्ची खरीद कर वापस आ गए। तो क्या ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे? मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, जो महंगाई है उस काबू में नहीं है। आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रहा है। पांडे जी, नाम्बियार जी, महंगाई जो होती है समय के साथ घटती रहती है, बढ़ती रहती है। लेकिन अभी भी मैं पूरे आंकड़ों के साथ कहता हूं, मेरे पास आंकड़े हैं और वो पूरा देश की जनता भी जानती है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के अंदर जो इन्फ्लेशन की दर है, महंगाई की दर है, वो कांग्रेस पार्टी के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल से कम है। ये मैं दावे से कहता हूं। इस वक्त 3 से 4% दर जो है इन्फ्लेशन का, वरना एक समय था 12% नरसिम्हा राव के समय था, 10% मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय था। लेकिन आज हमने उस दर को, महंगाई दर को कम करके रखा हुआ है। ये हमारी भी उपलब्धि है। ठीक है, कभी कभी किसी पदार्थ के ऊपर नीचे महंगाई दर होता है, लेकिन हमारी सरकार उस पर भी तत्पर है और उस क्षेत्र में हम उस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं ताकि आने वाले समय में हम इस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। लेकिन सर ये राहुल गांधी की बात है, जहां तक के प्राइस राइज का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, ये समस्याएं जो होती हैं हर सरकार के सामने होती हैं, कोई नई बात नहीं है। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, इनफैक्ट आजादी के पहले से ही, जब से जो इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी थी उसके अंदर भी यही सवाल थे, आज भी यही सवाल हैं। एंड देयर आई एग्री बाय द वे विद राज ठाकरे साहब के आज तक हम लोग वही उन्हीं सवालों के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं। लेकिन सर ये बताएं, आदरणीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने एक लाडली बहना और एक लाडला भाई ये स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी है। सर इसमें तो बजट बहुत ज़्यादा लगने वाला है, बहुत इसमें जो लागत आने वाली है स्टेट को वो तो बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। तो सर वो पैसा कहाँ से आएगा? वो बजटेड? जी बिल्कुल सर प्लीज बताएं। मैं पिछले प्रश्न के जवाब के साथ आपके इस प्रश्न का भी जवाब की शुरुआत करता हूं। जी प्लीज। और मुझे थोड़ा समय चाहिए इस विषय को जवाब देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, ये बढ़ रहा है, वो घट रहा है, तो राहुल गांधी को ये भी, अगर वो सच्चे देशभक्त नागरिक हैं देश के, तो देश का महिमा मंडन, देश का गुणगान जो पूरी दुनिया कर रही है, वो भी तो बातें उनको लोगों के सामने रखनी चाहिए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वो बालक बुद्धि है और उनको देश की नहीं पड़ी है, उनको सिर्फ अपने पार्टी की पड़ी है, लोगों को गुमराह करने की पड़ी है। इस तरह से पिछले चुनाव में संविधान बदल देंगे इस बात के लिए गुमराह किया, आरक्षण के नाम पर गुमराह किया, गुमराह करके लोगों को गुमराह किया। लेकिन इस वक्त जो देश की जीडीपी है वो जीडीपी बढ़ी है, ये बात मैं देश की जनता को बताना चाहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन कंट्रीज से, विदेशी देशों से, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, वो निवेश में बढ़ोतरी इस वक्त हुई है। आज ये जो वर्ल्ड बैंक है वो भी हमारे देश की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अर्थव्यवस्था नीति की तारीफ कर रही है और पूरी दुनिया तारीफ कर रही है इस वक्त जो हमारी अर्थव्यवस्था है। आने वाले समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, हमारा जीडीपी बढ़ा है और सबसे बड़ी बात कि हमारे 25 करोड़ जो गरीबी रेखा के नीचे लोग जीवन यापन कर रहे थे, हमने उनको गरीबी रेखा के जेल से बाहर निकाला है, उनको अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमने दिया है। आज ये जो अच्छाइयां हैं हमारे देश की सरकार की, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सिर्फ उनको क्रेडिट जानी चाहिए।
अगर देश आगे बढ़ रहा है, देश विकास कर रहा है, देश दुनिया को टक्कर दे रहा है, देश मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है, देश अगर आज अनुसंधान के क्षेत्र में और आयुध के क्षेत्र में, रक्षा जो उपकरण हैं उनके क्षेत्र में हम बड़े एक्सपोर्टर बन रहे हैं, और हर मामले में हमारे देश की अगर पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है तो इसकी भी चर्चा देश में होनी चाहिए। और हम जैसे देशभक्त नागरिकों को इस बात का गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जीडीपी बढ़ रही है, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, और देश का चौमुखी विकास हो रहा है चारों तरफ। और देश के अंदर भी जो जीएसटी से कलेक्शन किया गया था उसकी भी जो संख्या है वो कहीं ज्यादा है, और सबसे ज्यादा तो 600 करोड़ से अरबों करोड़ से ज्यादा यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट जो बढ़ा हुआ है विदेशी, जिससे कि हम देश में भी अनेक अनेक उद्योग लग रहे हैं, अनेक अनेक विकास हो रहे हैं। शैलेश पांडे अब जी, रही बात- लेकिन जवाब नहीं आया मैं सर। गाड़ी में लेकिन जवाब कहाँ है वो? पैसे कहाँ से वो आएंगे सर? लाडली बहना और लाडला भाई के वो पैसे कहाँ से आएंगे वो बताइए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, जो हमारी जीडीपी बढ़ी है, हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़े, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे पास बढ़े, हमारे जीएसटी से हमको हमारे पास जो कलेक्शन बढ़ा है, और हम महाराष्ट्र में भी इसी तरह से डेवलपमेंट करके और हमारी रणनीति के तहत हमने प्रामाणिकता से इस पर पूरा शोध लेकिन करके शैलेश इस पर पांडे जी पूरा हर साल प्रामाणिकता हर बरस महाराष्ट्र में 1,60,000 ग्रेजुएट निकलते हैं, 1,60,000 ग्रेजुएट्स। अब आप क्या सबको 10,000 रुपए देने वाले हैं? पिछले 10 साल से जो हो रहे हैं उनको देने वाले हैं, पिछले 5 साल से जो ग्रेजुएट हुए हैं उनको देने वाले हैं, किनको देने वाले हैं? अभी तक ये रूल्स बने नहीं है, बट इट विल बी अ वेरी लार्ज नंबर। तो सर, where will that money come from? 10,000 multiplied by 1,60,000 for 1 year, एक साल का वही इतना बड़ा फिगर बन जाता है। वो तो महाराष्ट्र के बजट के बाहर है सर। शैलेश पांडे जी प्लीज। सर देखिए, इसमें मैं आपको कहता हूं, जब महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा में जी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने ये योजना लाई तो विरोधियों ने इस पे हंसा कि आप बहनों के लिए कर रहे हैं, भाइयों के लिए क्या। और बहनों के लिए हमने इसलिए कहा कि हम धर्म पर चलने वाले लोग हैं, और हमारा धर्म यह कहता है कि नारी तो नारायणी, यत्र नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नासु न पूजन्ते तह सर्वत्र अपलक्ष्य। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता का निवास होता है। हमारी माँ बहनों को उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका स्वाभिमान बढ़ाने के लिए, उनको गुड फील करने के लिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का शुभारंभ महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार ने किया है। 1500 रुपए जो प्रत्येक एक घर में 2 माँ बहनों को दिया जाएगा। उसमें पहले कुछ 38 शर्तियां थी, वो हमने सारी 38 शर्ती नियम शिथिल कर दिए हैं ताकि वो आसानी से जो मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय के गरीब महिलाएं हैं, बहनें हैं हमारी, उनके भी जीवन यापन को हम सबल बना सके, महिला सक्षमीकरण कर सके। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, शैलेश पांडे जी, राहुल गांधी जी भाइयों के लिए भी हमने स्टाइपेंड चालू किया, 10,000 देंगे जो ग्रेजुएट है उनके लिए। संविधान को आप फिर बदलने, संविधान खतरे में है। शैलेश पांडे जी, संविधान खतरे में है। राहुल गांधी जी आज भी संविधान का कॉपी अपने हाथ में और जेब में लेकर घूम रहे हैं और पूरे देश में दिखा रहे हैं। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता संविधान का कॉपी अपने हाथ में रखे लोगों से संबोधित कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। तो ये उनका कहना अघोषित, 10 साल से अघोषित अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। मगर आपने कहा, मोदी साहब ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस हर साल मनाया जाएगा, डाके से। तो ये क्या, वो कहते हैं कि 10 साल से अघोषित इमरजेंसी है और आपका कहना कि संविधान हत्या दिवस। इसमें थोड़ा गौर फरमाइए, आप लाइट डालिए इसमें पांडे जी। देखिए, मैं प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा विषय लिया और ये मेरे तो दिल को छूने वाला विषय है। राजीव जी आप भी और प्रदीप जी आप भी, आपके चैनल पर मैंने कई बार इस विषय पर डिबेट किया था। इस संविधान को किसने खत्म करने की कोशिश की? अरे इस संविधान को तो कांग्रेस ने 110 बार बदलने का पाप कांग्रेस ने किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने उसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किया, इंदिरा गांधी जी ने उसके अंदर चक्र शब्द जोड़ दिया। भगवान राम दरबार, नटराज की, भगवान शंकर की, हनुमान जी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो फोटोज थे उसको हटाने का पाप इन्होंने किया।
इनको संविधान को तो इन्होंने बदला है। शाहबानो केस जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो केस, सुप्रीम कोर्ट के केस को बदलने के लिए इन्होंने संसद में अपना प्रस्ताव लाया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदला। संविधान को इन्होंने बदलने का क्या, संविधान की हत्या इन्होंने भी की। और फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने ये जो इमरजेंसी लगाकर जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र की हत्या की, इससे बड़ा पाप आज तक इस सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। जिस तरह की इमरजेंसी लगी थी, जेलों में ठूस दिए गए थे नेता, जेलों में ठूस दिए गए थे पत्रकार, समाजसेवक। मुझे लेकिन दुख और हंसी इस बात की आती है कि मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जो ऐसे समाजवाद का ढोल बजाने वाले नेता, उस वक्त जो जेल के सलाखों के पीछे गए थे इमरजेंसी के अंदर, इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी की नेता ने इन मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और समाजवादियों को जेल के अंदर ठूस दिया था। आज वही उनके ही सुपुत्र, उनके ही परिवार के लोग आज राहुल गांधी के साथ जंगे से जंगा मिलाकर काम कर रहे हैं। उनके इमरजेंसी के पाप को भी भूल गए और ये देश की जनता देख रही है, देश की जनता इनको माफ नहीं करिए। और संविधान को इन्होंने बात हो गई ना, अभी तो बात बार बार खत्म किया है। सर ये तो 50 बरस पहले की बात हो गई। अभी जैसा प्रदीप जी ने कहा, 1818 नौकरियां थी, वहां पर 50,000 लोग आ गए नौकरी के लिए। 1000 नौकरियां थी अंकलेश्वर में, गुजरात में, वहां पर 25 के 30,000 लोग आ गए। सर नौकरियां कब मिलेंगी ये बताइए ना प्लीज। संविधान की हत्या इन्होंने की, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर नौकरियां कब देंगे? सर नौकरियां कब मिलेगी लोगों को? सर लोगों को नौकरी कब मिलेगी पांडे जी? ये नौकरी बिल्कुल मिलेगी, नौकरी बिल्कुल मिलेगी। हमारी सरकार सरकारी नौकरियां भी दे रही है और हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ। सर मैं एक छोटी चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आपसे चाहूंगा, अश्योरेंस चाहूंगा आपसे कि ये होगा। प्रधानमंत्री जी ने वो वार्ड 1 जो है पालघर में, वहां पर एक बहुत बड़ा बंदरगाह अनाउंस किया है, पोर्ट अनाउंस किया है। वहां पर आगे जाकर के 10 लाख नौकरियां मिलने वाली हैं। लेकिन आपसे अश्योरेंस चाहते हैं, सरकार से अश्योरेंस चाहते हैं कि वो असल में होगा। क्योंकि पहले आरामको, उसकी रिफाइनरी वहां पर आने वाली थी। हर जगह पर कोई इधर से कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई इधर से आंदोलन, कोई इधर से कुछ वो नहीं बना। अब ये बंदरगाह जो बनने वाला है सर, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। अगर ये बन गया, मैं कहता हूं ये पूरा वेस्टर्न रीजन जो है ना, पूरा पश्चिमी तट जो है भारत का, उसकी पूरी कायाकल्प हो जाएगी। क्या ये बनेगा पांडे जी? 100% बनेगा, 100% बनेगा। और मैं देश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि वार्ड 1 बंदर, अभी मैं आपको बता दूं राजीव जी, पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी थी। मैं पालघर जिले में गया था। पालघर जिले के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वहां के जिले के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, उनसे मैं रूबरू मिला और वहां के लोगों के, जनता में भी बड़ी खुशी है कि वार्ड 1 बंदरगाह से वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैंने वहां पे मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया, निवेदन किया और प्रार्थना किया कि हमने भी, सभी ने मिलकर यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, भूमिपुत्र हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार के माध्यम से काम होना चाहिए। और हमारे भी जो लोग हैं वो कोई भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। और 10 लाख नया रोजगार वार्ड 1 बंदर के कारण वहां पर डायरेक्ट तौर से वहां पर मिलने जा रहा है। और इनडायरेक्ट तरीके से तो पूरे पश्चिमी भारत का वो संपूर्ण विकास होने वाला है। वो तो अनगिनत है। मैं पूरा आश्वस्त करता हूँ आपको, पूरा आश्वस्त करता हूँ। उसके फायदे तो अनगिनत भारत का। जी बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? जबरदस्त है। आई एग्री, इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ग्रेट प्रोजेक्ट, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। और उसके बाद क्या होता है? सडनली PIL आ जाएगी, कोर्ट से स्टे आ जाएगा, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट के जितने लोग हैं वो सब आ जाएंगे। वो मतलब इट्स ए मेस। वहां उस एरिया में डेवलपमेंट करना अभी तक देखा गया है नामुमकिन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो हैं, सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको मिला करके, सबको साथ में बिठा करके, डिस्कशन करके, सबको रीअश्योर करके इसको जरूर बनाएंगे। जरूरत है सर, जरूरत है। राजीव जी, जी राजीव जी,
मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता को भी ये बताना चाहूंगा कि आपने जो विषय कहा कि ये बीच में अड़ंगे डाले जाते हैं, तो ये अड़ंगे कौन डालता है ये भी देश की जनता समझे, महाराष्ट्र की सर, वो जनता सब समझ समझे। रहे हैं। जब सब- हमने सब समझ कोयटे में रहे हैं। प्रोजेक्ट लाने का काम किया, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी वहां पर आंदोलन करके लगी, कई कई विषय में इन्होंने ब्लैकमेलिंग किया है, यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आने नहीं दिया, और उसके बाद कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लाने नहीं दे रहे। आज बाड़वा बंदर ला रहे हैं, इसके पहले भी जब भी प्रोजेक्ट लाए तो कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से कई तथाकथित परिणाम खड़े हो जाते थे, कोई आरटीआई डालकर, कोई किसी भी प्रकार से आंदोलन करके प्रोजेक्ट को रुकाने का काम करते थे। विकास कार्य में, रोजगार कार्य देने में सिर्फ और सिर्फ अड़ंगा डालने का पाप ये करते थे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम मैं इनको चुनौती देता हूं और इनके आरोप लगाता हूं, ये कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के हाथों से बिके हुए जो कम्युनिस्ट है, जो ये आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो आंदोलनकारी है, क्योंकि विदेश की वो ताकतें, वो कम्युनिस्ट ताकतें जो हिंदुस्तान को तीसरी अर्थव्यवस्था बनना देखना नहीं चाहते, जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान भी उनके आंख में आंख डालकर बात कर सके और हिंदुस्तान भी पांडे जी, एक संपूर्ण पांडे विकसित जी, राष्ट्र बन सके। पांडे जी। वो हमेशा आंदोलन करवाते हैं, वो इनको अपना खिलौना बनाते हैं, और ये लोग ये उनके ताल पर नाचने का काम करते हैं, देशद्रोह का काम करते हैं। देश की जनता समझ ले कौन शैलेश पांडे जी, देशद्रोही है यूपी और में- कौन देशभक्त है, यूपी में- कौन रोजगार देना चाहता है, कौन रोजगार को रोकना चाहता है, कौन देश के विकास को रोकने के लिए विदेशी एजेंट बना हुआ है। यूपी का रिपोर्ट पेश हो गया। यूपी में बीजेपी किस प्रकार वजह से हारा हुआ है, वो 15 पेज का रिपोर्ट वहां पर सबमिट हो गया है, चर्चा हुआ, प्राइम मिनिस्टर तक चर्चा हुआ, अमित शाह से चर्चा हुआ। यूपी, महाराष्ट्र भी एक है जहां आप कर सकते थे और किए नहीं है। उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, ठाकुर नाराज, अग्निवीर, प्रशासन साथ नहीं दे रहा, पेपर लीक, संविधान खतरे में है, संगठन बड़ा या सरकार, ये सब मुद्दा सामने आया है। तो यहां पर महाराष्ट्र में भी बहुत सारे इश्यूज थे जहां पर आप थोड़ा पीछे रह गए, वो हासिल नहीं कर पाए जो होना चाहिए था बीजेपी को मेजॉरिटी से कम। तो क्या ये यूपी और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से रिपोर्ट आ रहा है उसमें आगे कुछ काम होगा, किस प्रकार से आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन निकालना? बिल्कुल हुआ। हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस इस विषय पे बड़े ही गंभीर है, और इसीलिए आपने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वहां पे पूरे कैबिनेट के मिनिस्टरों की मीटिंग हुई, और आने वाले जो उपचुनाव है उसकी पूरी तैयारियां की गई। एक एक विधानसभा में 3-3 मंत्रियों को जवाबदारी दी गई है, किस तरह से वहां पे संगठन चुस्त हो, दुरुस्त हो, किस तरह से, जिस तरह से एनडीए अलायंस ने वहां पर संविधान, आरक्षण और अलग अलग जो वहां पर गलतफहमियां फैलाई, लोगों को गुमराह किया, उस गुमराह का काट भी हमको जनता पर जाकर, जनता के पास जाकर उसको डट कर उसको मुकाबला करना है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के झूठ और फरेब से हमको लड़ना है। और महाराष्ट्र में भी आज आपको बताना चाहूंगा 2-3 दौर की बैठकें हो चुकी है। आज भी महाराष्ट्र में सुबह सुबह हमारे महाराष्ट्र प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से अभी नवनिर्वाचित जो महाराष्ट्र प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो केंद्रीय मंत्री यादव जी और केंद्रीय मंत्री सह-प्रभारी वैष्णव जी, रेल मंत्री जो है, आज उनका जन्मदिन भी है और आज एक और रेलवे एक्सीडेंट हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसके लिए मैं मेरी गोंडा में संवेदना वो चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है वो डिले हो गई है। 4 लोगों के मरने की खबर है, काफी लोग उसमें इंजर्ड भी हुए हैं। अभी वो उधर की ईस्टर्न रेलवे की अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है कि वहीं पर क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं। ईस्ट में ही हो रहे हैं सारे एक्सीडेंट, वो वहां पर क्यों हो रहे हैं, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजीव जी, गोंडा में हुए रेलवे दुर्घटना में मृत्युमुखी हुए जो नागरिक है, मैं उनके लिए परमपिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और हमारी सरकार पूरी तरह से उनके परिवार और जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, घायल हुए, उनके मदद के लिए हमें आर्थिक मदद भी कर रहे हैं और उनको हर तरह की सहायता प्रदान कर रहे हैं। जी, मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो ईस्टर्न रेलवे की रिपोर्ट जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगी, तो मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता में क्या है, वास्तविकता में क्या है। क्योंकि क्या है, क्योंकि सर क्या है उसमें, मैं छोटी सी एक बात आपके सामने रखता हूँ। क्या है कि नई नई ट्रेन अनाउंस कर दी हैं, ट्रेन नई भी हो गई हैं,
अब ये टेक्निकल इशू है सर, बहुत पहले का इशू है। जीडी खोसला कमेटी जो आई थी बहुत पहले 1978 में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, तब से आज तक उन्होंने ये कहा है कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको अपग्रेड नहीं किया गया है। प्रॉब्लम ये है, नई ट्रेन आ गई हैं, सो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना बहुत मुश्किल, बहुत ज़रूरी है। तो जब तक वो नहीं होगा तो ये एक्सीडेंट होते रहेंगे। और वेरी अनफॉर्चुनेटली दुखद बात यह है कि वेस्टर्न सेक्टर में, हमारे सेक्टर में जहाँ हम लोग हैं, वहाँ पे अपग्रेड हो गया है, लेकिन ईस्ट में नहीं हुआ है। वो तो वहाँ तकलीफ है बहुत, वेरी फ्रैंकली, मतलब इसमें एडमिट करने में कोई वो नहीं है। अश्विनी वैष्णव जी वैसे बड़े अकल वाले हैं, और मेरी समझ में ही इज वन ऑफ द मोस्ट, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स दैट वी एवर हैड। नाउ ऑफ कोर्स ही इज द रेलवे मिनिस्टर। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत जल्दी अपग्रेडेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए होगा, जो कुछ भी साधन चाहिए होंगे, वो उपलब्ध करवाएंगे। पांडे जी, मगर मुझे एक फिक्र है कि ठाकुर नाराज थे उत्तर प्रदेश में, बहुत भारी आपको तकलीफ हो गया। यहां पर अब मराठा ओबीसी दोनों नाराज है जी, तो कैसे महाराष्ट्र को सुधारेंगे? बिकॉज आज जरांगे पाटिल जी जो शब्दों का उपयोग कर रहे देवेंद्र फडणवीस जी के प्रति, ये सुनने लायक नहीं है, आप समझ रहे हो। और यहां पर ओबीसी भी नाराज है कि आप मराठों को कुणबी सर्टिफिकेट दे दिए, तो ये कैसे आप बैलेंस कर पाओगे? बिकॉज बहुत जरूरी है कि मराठा ओबीसी आपके साथ रहे जीतने के लिए, महायुति के साथ। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए हमारी सरकार, हम बड़े संवेदनशील है। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी मराठा जो आरक्षण देने का विषय था उसके लिए बड़ी गंभीरता से आरक्षण दिया, और जब जब मराठा समाज ने जो आग्रह किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे सभी नेता, हम पूरे मराठा समाज के साथ रहे, और हम ओबीसी समाज के साथ भी हैं। किसी भी समाज के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए हम पूरी तरह से आग्रही हैं। हम अपने कर्मों के प्रति सचेत हैं, और सचेत होकर हम काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के ये जो विषय है, जल्दी इसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन मैं अब महाराष्ट्र की जनता ये जानती है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी एक बड़े शरद पवार जी के पास एक कोई नेता जाकर मिले, आज उन्होंने उनसे आग्रह किया कि ये जो चीजें हैं इसको समेटिए, इसको आप ही कर सकते हैं। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या कोई शरद पवार ही ऐसा तो नहीं है कि जिनके कारण ये सारे लोगों को उकसाया जा रहा है, या कई लोगों को सर अगर उकसाया जा रहा है तो एक्शन लीजिए, सरकार आपकी है। अगर ऐसा है तो बताइए, तो बड़ी खतरनाक चीज है ना सर। और जिस भाषा का इस्तेमाल आज, सर पूरी बात सुन लें, जो आपने प्रदीप जी ने बात कही, आपने शायद सुनी नहीं। मनोज जरंगे पाटिल साहब ने देवेंद्र फडणवीस जी के संदर्भ में जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो दोहरा नहीं सकते सर। उस भाषा का मैं निषेध व्यक्त करता हूँ। जरांगे पाटिल के संघर्ष पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हम उनके संघर्ष में साथ में है, हम मराठा समाज के साथ में है। लेकिन व्यक्तिगत तौर से जरांगे पाटिल जी जब भी देवेंद्र फडणवीस जी पर, इसके पहले भी उन्होंने कई बार टिप्पणियां की, मैं उनसे निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह की टिप्पणियां वो प्रसाद लाड जी और देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा है सर, वो कहने लायक नहीं है। मतलब वो तो अब आदमी कोई प्राइवेट में नहीं कहेगा, पब्लिक की बात तो छोड़ दीजिए। जो उन्होंने कहा है, देवेंद्र फडणवीस जी बड़े ही संवेदनशील नेता है, और महाराष्ट्र के सर मैं अच्छा चलिए आखिरी सवाल, मानता हूं आपसे पूछना चाह रहा हूं देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में आखिरी सवाल। सर आपके सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली और सबसे अकलमंद नेता महाराष्ट्र में इस वक्त देवेंद्र फडणवीस हैं, ठीक है सर। तो उनके सिर्फ हमारे नेता नहीं है राजीव जी, सिर्फ हमारे भारतीय जनता पार्टी या सर मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। मैं आज कहूंगा पूरे महाराष्ट्र में हर पार्टियों में लेकिन पूरा सवाल सुनिए सर। मैं मानता हूं, जानकार, सर मैं मानता हूं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं सर, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत आदरणीय हैं। उनके ऊपर जान करके, अरे पांडे जी सवाल तो सुन लेना प्लीज पांडे जी सवाल सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए। उनके ऊपर जान करके एक सोची समझी साजिश के तहत, और मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं, उनके ऊपर जान करके बार बार अटैक हो रहे हैं सर। इसके बारे में आपको कुछ करना पड़ेगा। पांडे जी अब आप बोलें प्लीज। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि, और मैं भी कहता हूं, और पूरा महाराष्ट्र ने, पूरे देश ने, पूरा दुनिया जानता कि देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के एक प्रगतिशील सोच के एक बड़े ही जुझारू नेता हैं। जब वो विरोधी पक्ष में थे तो उनके जुझारूपन, उनके संघर्ष की कहानियां आज भी लोग याद करते हैं।
मुख्यमंत्री के काल को कौन नहीं जानता। जलयुक्त शिवार की योजना हो या वो ग्राम की सड़क की योजना हो या शहरों में जिस तरह से सर, ये अटैक मुंबई कैसे शहर स्टॉप को करोगे? ये तो मेट्रो का बताओ। जाल बिछाया, गृह अभी की मंत्रालय बात के करें हिसाब ना से सर, जिस वो तरह तो से पुरानी बात हो आतंकवाद गई। पे उन्होंने रोकथाम लगाई और उनका जो विकास का जो ढांचा है, मॉडल है, वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त, जुझारू और संवेदनशील। तो उनको कमजोर और क्यों किया जा रहा है? कुशाग्र बुद्धि के वो चाणक्य, मैं कहूंगा कि एक बहुत ही विजनरी पांडे जी, नेता तो है फिर उनको महाराष्ट्र कमजोर के। क्यों कर रहे हो आप? बीजेपी वाले ही उनको कमजोर क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ऐसी कोई बात आपको नहीं मालूम है। है मेरा इशारा किसकी तरफ है? आपको मालूम है, मेरे मुंह से मत कहलवाइए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी किसी को कमजोर नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो भी हमारे नेता हैं सक्षम है, संवेदनशील है, जुझारू हैं और मजबूत है, उनको और मजबूत करने का काम चलिए, करती बहुत है। अच्छी बात है और सर। देवेंद्र मैं जी उम्मीद हमारे करता हूं, महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता है। देवेंद्र जी हमारे सर्वोच्च नेता, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी स्कीम्स आपकी सरकार ने, यानी शिंदे, फडणवीस और अजीत दादा पवार की सरकार ने जो भी स्कीम्स, जिनकी भी अनाउंसमेंट अभी करी है, जिनकी भी घोषणा आपने करी है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो असल में पूरी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय सिया राम, हर हर महादेव। पांडे जी बहुत दिनों के बाद आए आप। बड़े दिनों के बाद आए पांडे जी। पांडे जी बोला ना, बहुत बिजी थे, पालघर में थे। हाँ, पालघर बंदरगाह तो इन्हीं की देखरेख में बनेगा। नहीं, मेरी देख में संगठन की बैठक थी, अर्थव्यवस्था पे वहां पे बैठक थी। कोई बात सर, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय सिया राम, जय सिया राम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। राइट, एंड